अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ आ रहे हैं, टाइम डायलेशन जिसका नाम है। बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। और पिछला रिजल्ट आपने पढ़ा था साइमल्टेनिटी। साइमल्टेनिटी का मतलब कि एक ही इवेंट को दो डिफरेंट जगह से ऑब्जर्व किया जाए तो फिर साइमल्टेनियसली उस एक ही इवेंट के जो रिजल्ट्स हैं या ऑब्जर्वेशन है वो डिफरेंट आती है। यही रिलेटिविटी है। अब हर रिजल्ट में देखें ऐसी ही चीज आ रही है। टाइम डायलेशन में भी हम देखेंगे कि एक ही इवेंट को दो डिफरेंट जगह से ऑब्जर्व किया जा रहा है और उस इवेंट के अकर होने का टाइम नोट किया जा रहा है, तो वो टाइम दो डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस में उस इवेंट का डिफरेंट आएगा। तो इसी से आपको पता लगता है कि टाइम रिलेटिविस्टिक है, टाइम एब्सोल्यूट नहीं है। मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशंस के लिए, मुख्तलिफ ऑब्जर्वर्स के लिए जो टाइम है वो अलग अलग कैलकुलेट होता है। अब उसका जो फार्मूला आइंस्टाइन ने बना के दिया, क्योंकि आपके सिलेबस के मुताबिक हमने चलना है, तो जो फार्मूला बना के दिया वो ये है कि किसी इवेंट को अगर दो डिफरेंट जगह से ऑब्जर्व किया जा रहा है तो उसके लिए दो डिफरेंट टाइम नोट होंगे। एक डेल्टा टी, इसको हम कहते हैं रिलेटिविस्टिक टाइम, और एक डेल्टा टी पी, इसको हम कहते हैं प्रॉपर टाइम। और इनके दरमियान जो फर्क करेगा वो एक फैक्टर है। उस फैक्टर को हम कहते हैं रिलेटिविस्टिक फैक्टर √1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर, वेयर v is the speed of second observer with respect to the event. v is the speed of second observer with respect to the event, or v is the speed of an event with respect to another observer which is outside that frame, inside that frame. अब हम फ्रेम के अंदर से ही अगर वो टाइम नोट करें, मसलन अब इसको समझने के लिए हम एक प्रॉपर एग्जांपल ले लेते हैं। इस लेक्चर के शुरू होने से पहले आपको चंद सेकंड की एक वीडियो नजर आई होगी कि एक उसमें स्टूडेंट जो है लाइट लेके यूं मूव कर रहे हैं। वही एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में, केपीके की बुक में भी गिवन है। वो इवेंट क्या है कि हम सपोज करते हैं कि ये एक ट्रैवलिंग बस है, ट्रैवलिंग ऑब्जेक्ट, उसको बस हम ले लेते हैं। इसमें एक पर्सन लाइट को ऊपर की तरफ डायरेक्शन करके ऑन करता है, तो लाइट इस तरह से सीधा ट्रैवल करती है ऊपर की तरफ और फिर वहां से वापस भी आती है। तो इसको हम ये कहते हैं कि इसके और ये जो ट्रैवलिंग बस है उसकी छत रिफ्लेक्टिंग है या मिरर उस पर लगा हुआ है, तो वहां से लाइट टकरा के वापस आ रही है। तो इसमें डिस्टेंस बिटवीन दैट लाइट एंड रूफ ऑफ द बस इज d, और आने जाने में जो उसने डिस्टेंस कवर किया वो 2d हो गया, d जाने में और d वापस आने। अब ये एक और ऑब्जर्वर इसी के अंदर से ओ ऑब्जर्वर इसको नोट कर रहा है किसी जगह पे। उसने ओ ऑब्जर्वर इसी इवेंट के अंदर ही मौजूद है, उसने ये चीज नोट की कि d डिस्टेंस उसने कवर किया किसके साथ, स्पीड ऑफ लाइट के साथ। इसने जो टाइम नोट किया वो टाइम है आपके पास प्रॉपर टाइम। ओ ऑब्जर्वर ने जो टाइम नोट किया वो क्या है, प्रॉपर टाइम। एक और ऑब्जर्वर है ओ प्राइम, वो बस के बाहर से देख रहा है। उसने ये देखा कि ये, अब हम दोबारा इसको जो है वो रिकंस्ट्रक्ट करेंगे डायग्राम को। उसने ये देखा कि एक बस चलती हुई जा रही है और उसमें एक पर्सन ने लाइट थ्रो की जो छत की रिफ्लेक्टिंग सरफेस से या मिरर से टकरा के वापस आ गई। अब वो कैसे नोट करेगा, वो उसे देखें, वो ऐसे नोट करेगा कि जिस वक्त लाइट ऑन हुई वो देखेगा कि ये ऑब्जर्वर इस पोजीशन पे मौजूद है, और जिस वक्त लाइट पहुंची छत से टकरा के छत पे पहुंची, तो फिर उस टाइम पे गौर से देखें, जितनी देर में लाइट पहुंची छत तक, ये पर्सन या वो बस आगे निकल के इस जगह तक पहुंच चुके। फिर जितनी देर में लाइट वापस किस तक पहुंची, पर्सन तक, रिफ्लेक्ट होके। जितनी देर में लाइट वापस पहुंची या बाहर की ऑब्जर्वेशन आ रही,
तो ये पर्सन और बस यूं आगे जा चुकी। इट मीन्स कि जितनी देर में लाइट ने छत से रिफ्लेक्शन लेके वापस पहुंची, गौर से देखें तो v स्पीड के साथ डेल्टा टी टाइम में इतना डिस्टेंस v डेल्टा टी ये कवर कर लिया इस पर्सन। अब पहली वाली जो फिगर हमने बनाई थी वो इसी पे इंपोज कर दें। वो क्या थी कि लाइट बिल्कुल स्ट्रेट थ्रो की गई और वो टकरा के क्या हुई, वापस आई। इन दोनों फिगर्स को अगर हम इकट्ठा कर दें तो ये देखें दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बन गए। इसमें क्या हुआ कि ये डी डिस्टेंस इनके दरमियान, अब ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करें। ये फर्स्ट पोजीशन, इस पोजीशन को हम कह देते हैं ए, इसको बी, इसको सी। ए से लेके सी तक टोटल डिस्टेंस है v डेल्टा टी। ए से लेके बी तक डिस्टेंस होगा v डेल्टा टी डिवाइडेड बाय 2। और लाइट जो डिस्टेंस कवर कर रही है यहां तक, उसने डेल्टा टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, गौर से देखिए। c स्पीड के साथ डेल्टा टी टाइम में वो यूं गई लाइट इस तरह। तो इतना डिस्टेंस उसने कितनी देर में कवर किया, ये हाफ हो गया c डेल्टा टी डिवाइडेड बाय 2। तो हम इस राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। वो ऐसे कि हम ये करते हैं कि c डेल्टा टी डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू v डेल्टा टी डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ये हमने अप्लाई कर दिया। v डेल्टा टी डिवाइडेड बाय 2 इस तरफ शिफ्ट कर दें तो c स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस v स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू d स्क्वायर। डेल्टा टी स्क्वायर कॉमन ले लें और 4 एलसीएम लेके दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें तो ब्रैकेट में आ जाएगा c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इक्वल्स टू 4d स्क्वायर। तो यहां से आप क्या करें कि डेल्टा टी स्क्वायर यहां पे रहने दें, फोर डी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो डेल्टा टी इक्वल्स टू 2d डिवाइडेड बाय अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फैक्टर बनाने के लिए 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, नीचे से सी स्क्वायर कॉमन ले लें, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो वो सी हो जाएगा और स्क्वायर रूट के अंदर अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। अब 2d बाई सी जो एक और फैक्टर आ रहा है वो ये देखें कि वो यहाँ पे कैसे आया। जो अंदर का ऑब्जर्वर था उसने क्या नोट किया था, उसने टाइम नोट किया था डेल्टा टी पी। तो डेल्टा टी पी टाइम की इक्वेशन बनाए इससे s इज इक्वल टू वी टी वाली इक्वेशन से। उसने कितना डिस्टेंस कवर किया लाइट ने, वो ऊपर गई और फिर वापस आई तो इतने में उसने डिस्टेंस कवर किया 2d। और लाइट की स्पीड क्या थी, v की जगह पुट कर दें c और डेल्टा टी की जगह डेल्टा टी पी। तो आपके पास डेल्टा टी पी की इक्वेशन बन गई 2d डिवाइडेड बाई c। तो अब यहाँ पे 2d डिवाइडेड बाई c इसकी जगह आप पुट कर सकते हैं डेल्टा टी पी प्रॉपर टाइम। सो आवर इक्वेशन बिकम डेल्टा t इक्वल्स टू डेल्टा टी पी ओवर अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। ये इक्वेशन आपकी बन के सामने आ गई। तो ये जो आपकी बुक में एक्सपेरिमेंट हुआ था वो भी आपके सामने आ गया। अब इसके जो रिजल्ट्स हैं वो रियल है। काफी सारे स्टूडेंट ये समझते हैं कि ये थ्योरी है, अप्लाई नहीं होती, अप्लाई कहाँ होगी, कहाँ टाइम डायलेशन हो रही है। इस वक्त जो जीपीएस सिस्टम यूज हो रहा है, तमाम आप मोबाइल्स वगैरह भी यूज करते हैं, लोकेशन उस पर चेक करते हैं। तो आप कई बार लोकेशन को ऑन करते हैं तो आप देखते हैं वो बताता है कि ये 100 मीटर तक एक्यूरेट, थोड़ी देर में वो बताता है कि ये 80 मीटर तक, 50 मीटर तक, फिर वो ऐसे ऐसे उसको करेक्ट कर रहा है। वो कैसे, वो ये इक्वेशन अप्लाई कर रहा है, रिलेटिविस्टिक इक्वेशंस। वहां से क्यों? तो उसकी वजह ये है कि सैटेलाइट जो मूव कर रहा है बड़ी तेजी के साथ। वो आपने फर्स्ट ईयर के चैप्टर 5 में पढ़े तो उसमें कई डिफरेंट किस्म के सैटेलाइट्स हैं। जो जीपीएस सैटेलाइट्स कुछ हमारे बिल्कुल नजदीक हैं, जो 400 किलोमीटर
की हाइट पे तकरीबन होते हैं, ये 90 मिनट्स 1.5 घंटे के अंदर अंदर जमीन के गिर्द चक्कर मुकम्मल कर लेते हैं, जो काफी स्पीड से चल रहे होते हैं। तो उसके लिए जो तेजी से सैटेलाइट मूव कर रहा है जमीन के गिर्द, उसका क्लॉक स्लो चल रहा है, जमीन के ऊपर क्लॉक उससे तेज चल रहा है, उसका जहां का वो प्रॉपर टाइम है वहां से रिलेटिविस्टिक टाइम वो अपनी स्पीड के साथ मैच करके इस इक्वेशन को अप्लाई करके इसमें से डिस्टेंस कैलकुलेट करके लोकेशन का आपको बताता है कि ये लोकेशन जो आप ढूंढ रहे हैं ये इस जगह पे है, ये इतने फासले पे है। फिर सिर्फ ये चीज नहीं है, वो उसमें तो बहुत सारे और फीचर्स हैं, वो ऊपर से ट्रैफिक को भी देख लेता है, तो वो उस ट्रैफिक को देख के आपके रूट को एनालाइज करके आपको बताता है कि आप इस जगह से दूसरी जगह 23 मिनट्स में पहुंचे, अगर आप गाड़ी में, अगर आप पैदल चल रहे हैं तो फिर इतनी देर में पहुंचेंगे, अगर आप मोटरसाइकिल पे हैं तो इतनी देर में पहुंचेंगे। ये सारे फीचर्स उसमें ऑलरेडी इनबिल्ट हैं। तो ये कहना कि ये इक्वेशंस अप्लाई नहीं हो रही, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल अप्लाई हो रही है इक्वेशंस, और आपको रियल लाइफ में उसकी जो एग्जांपल्स हैं वो नजर आ रही होती है। तो ये एक टाइम डायलेशन की आपको इक्वेशन बन के समझ आ गई। अब उसी ट्विन पैराडॉक्स की शुरू में जो आपको एग्जांपल दी थी और साइमल्टेनिटी की, कि दो ट्विन्स हैं, एक चला गया स्पेस ट्रेवल पे, वो कुछ अरसे बाद वापस आया, और जो यहाँ था उसकी एज ज्यादा गुजर गई, और जो वापस आया वो यंग था। क्यों? क्योंकि वो हाई स्पीड पे ट्रेवल करता रहा, तो हाई स्पीड पे ट्रेवल करने की वजह से उसका टाइम स्लो मूव किया, उसका टाइम स्लो हो गया, तो वो यंग रहा, उसकी एजिंग नहीं हुई, और जब वो जमीन पे वापस आया ही वाज यंग। तो ये ट्विन पैराडॉक्स मशहूर एग्जांपल है। आप रिलेटिविटी की एग्जांपल्स को अपने जहन में रखें, ये सब एग्जांपल्स आपको पेपर में जब आए तो आप इनमें से चूज करके लिख सकते हैं। इसके साथ रिलेटिविस्टिक टाइम के लिए जो और हम एग्जांपल्स वगैरह दे सकते हैं इसके अंदर, वो ट्रेन वाली एग्जांपल आपको जो हमने बिल्कुल शुरू के लेक्चर में बताई थी, वो वाली एग्जांपल भी यहाँ पे दी जा सकती है। तो टाइम डायलेशन के लिए इस चीज को एक्सप्लेन करना पेपर में, ये सारी कैलकुलेशन और इस इक्वेशन को समझाना, इसमें क्या क्या चीजें हैं कि इक्वेशन में क्या चीज है, दिस इज रिलेटिविस्टिक टाइम, दिस इज प्रॉपर टाइम। ये एक ऑब्जर्वर ने अलग से नोट किया, ये दूसरे ऑब्जर्वर ने नोट किया। इस इक्वेशन को कैसे पढ़ेंगे? दिस इज रिलेटिविस्टिक फैक्टर, v is speed of that event with respect to some other observer। इस ऑब्जर्वर के लिहाज से तो स्पीड नहीं है, वो रेस्ट में, and c is the speed of light। so in this way this equation has been constructed, और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वक्त बोर्ड के ऊपर तमाम चीजें आपके लिए जो है वो लिखी हुई हैं। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। नेक्स्ट हेडिंग इज लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। नंबर 3, ये आपने इसी तरह पेपर में लिखनी है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में डेल्टा एल लेंथ जो मेजर होगी, रिलेटिविस्टिक लेंथ, वो प्रॉपर लेंथ के साथ रिलेटिविस्टिक फैक्टर में डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो रही होगी। टाइम में देखें फर्क है, प्रॉपर टाइम के नीचे रिलेटिविस्टिक फैक्टर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे रिलेटिविस्टिक फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है प्रॉपर लेंथ के साथ। अब अगर कोई लेंथ है, इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं, ये न्यूमेरिकल भी आता है, एक बोर्ड में आया हुआ न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं। वो क्या, एक ऑब्जर्वर जो तेजी से मूव कर रहा है, उसके लिए एक लेंथ हाफ हो रही है, उसको हाफ ऑब्जर्वर हो रही है। मसलन कोई ऑब्जेक्ट है, स्पेसशिप है, वो 10 मीटर लॉन्ग है, तो उसको वो 5 मीटर नजर आ रहा है, 5 मीटर ऑब्जर्व हो रहा है, तो वो स्पेसशिप कितनी स्पीड से मूव कर रहा है ये कैलकुलेट करें। तो देखें डाटा क्या गिवन है, गौर से देखें, डाटा ये गिवन है कि डेल्टा एल जो उसको ऑब्जर्व हो रही है लेंथ, वो डेल्टा एल पी का हाफ है, और हमने कैलकुलेट करनी है क्या चीज, कि वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, वी कैलकुलेट करना है। ये न्यूमेरिकल कोड में आया हुआ भी है, आमतौर पे ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाते हैं ऐसे न्यूमेरिकल्स वगैरह, और लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट बन के भी आ जाते हैं। तो इसको हम यहाँ पे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में ही सॉल्व कर रहे हैं। देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे। डेल्टा एल पी अंडर रूट, यहाँ डेल्टा एल की जगह पुट कर दें डेल्टा एल पी बाई 2,
इक्वल्स टू डेल्टा एल पी अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर सी। देखें दोनों तरफ से डेल्टा एल पी कैंसिल हो गया, यहाँ रह गया हाफ अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर सी। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये हो जाएगा 1/4 और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर सी। बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस की टर्म में इसको इधर में प्लस की हो जाएगी, यहाँ से 1/4 दूसरी तरफ 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4 होता है 3/4। तो v square over c square is equal to 3/4, v square is equal to 3/4 c square यूं लिख सकते हैं हम इसे, taking square root of both sides। v equals to under root 3/4 c square, ये बन गया under root 3/2c। under root 3/2 होता है 0.866। यहाँ तक आपने आंसर देना। स्पीड ऑफ लाइट गिवन है, उस मीडियम में अगर वैक्यूम है तो फिर आप 3 × 10⁸ मल्टीप्लाई करके कैलकुलेटर से ये वाला आंसर ले लें, अदरवाइज ये आंसर है और इस पे आपको पूरे मार्क्स मिले। तो इस तरह हमने लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को भी समझ लिया। ये ध्यान में रखना कि वो जो ऑब्जर्व हो रही है, जैसे हम कह रहे हैं कि उसके लिए उसको वो लेंथ हाफ ऑब्जर्व हो रही है, ये रियली हो जाती है। आप ये नहीं समझ सकते कि 10 मीटर की चीज 5 मीटर की सिर्फ नजर आ रही है, असल में वो 10 मीटर होगी, ऐसा नहीं है। जैसे टाइम एक्चुअली डायलेट कर रहा है, ऐसे ही लेंथ भी एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ये एक रिलेटिविस्टिक फैक्टर, आप रिलेटिविटी पढ़ रहे हैं, इसके लिए आपको एक एग्जांपल मैं देता हूं, उससे आपको पूरी बात समझ आ जाएगी। वो ये है कि अगर हमारे आप दुनिया में देखें तो हम मेजर करते हैं चीजों को। आपके कद को मेजर किया, किसी का कद 6 फुट है, किसी का 5 फुट 6 इंच है, कोई टेबल मेजर किया 6 फुट है, इस तरह मुख्तलिफ मेजरमेंट्स हैं। वो बहुत से सुनने वाले एग्जाम्पल। अगर अचानक ऐसा हो जाए कि पूरी दुनिया की तमाम चीजों की लेंथ हाफ हो गई, तो क्या किसी को पता लगेगा कि जो 6 फुट का पर्सन था वो 3 फुट का हो गया? बिल्कुल भी, क्योंकि जो उसको देख रहा है वो खुद भी आधा हो चुका है, जो जिस टेबल को देख रहे थे वो भी आधा हो चुका है, जिस फीते से मेजर कर रहे थे वो भी आधा हो चुका है। इसलिए ये रिलेटिविटी है, इसको आप इसी तरह के एग्जांपल से समझ सकते हैं। और ये एक रियल फैक्टर है, ऐसा नहीं है कि हम कहें कि वो ऑब्जर्वेशन में कम हो रही है लेंथ, नो, वो रियल में कम हो रही है। तो इसी तरह रियल में अगर वो कम हो रही है तो बिल्कुल स्पीड ऑफ लाइट से अगर कोई चीज ट्रेवल करे तो क्या होगा, यहाँ पे फैक्टर आप देखें, v की जगह c पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, c स्क्वायर ओवर c स्क्वायर 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0, तो डेल्टा टीपी ओवर 0 समथिंग अपॉन 0 मैथमेटिक्स में इंफिनिटी होता है, उसके लिए टाइम रुक जाएगा। इसी तरह लेंथ में क्या होगा, 1 माइनस 1 0 होगा, ये फैक्टर 0 मल्टीप्लाई होगा डेल्टा एलपी से, उसकी लेंथ खत्म हो जाएगी, उसकी लेंथ 0 हो जाएगी। तो हमारे इधर जमीन के ऊपर बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें नहीं नजर आती, उनकी लेंथ हमें ऑब्जर्व भी नहीं होती। तो वो इसी वजह से कि वो रिलेटिविटी में हमारे साथ वो चीजें चल रही होती हैं। सो दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। अगला फैक्टर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के बाद ये आ जाता है इंक्रीज इन मास। उसके लिए जैसे टाइम की इक्वेशन है वैसे ही नंबर 4 रिजल्ट, इंक्रीज इन मास m and p प्रॉपर मास ओवर अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर। ये इक्वेशन इसी तरह कि अगर एक ऑब्जेक्ट मूव करेगा v स्पीड के साथ तो नीचे का फैक्टर लेस देन 1 होना शुरू हो जाएगा। 1 कब होता है, जब v इक्वल्स टू c होता है। तो चूंकि कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट को अटेन नहीं कर सकता तो वो लेस देन 1 फैक्टर ही डेवलप करेगा। तो एनीथिंग अपॉन लेस देन 1 फैक्टर, मसलन 2 kg किसी चीज का मास है, नीचे 0.5 आ गया लेस देन 1, तो ये 4 हो जाएगा। इट मींस कि मास इंक्रीज करेगा। तो जितना आपका ये फैक्टर यहाँ पे रिड्यूस होता जाएगा उतना मास इंक्रीज। ये फैक्टर क्यों रिड्यूस हो रहा है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी ये फैक्टर रिड्यूस होता चला जाएगा। जितनी स्पीड से आप मूव करेंगे तो आपका मास इंक्रीज होता चला जाएगा। अब इसी तरह टाइम डायलेट कैसे होता है, मास इंक्रीज कैसे होता है, इसके लिए आप कुछ और मैं वीडियोस भी सजेस्ट कर सकता हूं। जैसे इंटरस्टेलर मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है, उसको आप देखें। तो उसमें जो टीम जाती है दूसरे प्लेनेट के ऊपर, वो ब्लैक होल के बिल्कुल नजदीक होता है।
अब आइंस्टाइन की मैथ्स स्पेस टाइम इक्वेशन के मुताबिक वो कर्व होगी, स्पेस टाइम एक कर्व है। ब्लैक होल के सेंटर के नजदीक पहुंच के वो कर्व बहुत ज्यादा डीप हो जाता है, क्योंकि उसका मैथ ज्यादा है। जहां पे मैथ कम है वहां पे ये कर्व कम होती है, जहां पे मैथ कम है वहां पे कर्व कम है, जहां मैथ ज्यादा है वहां कर्व ज्यादा है। अब एक ऑब्जेक्ट ने अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है तो वो यू ट्रेवल कर रहा है, इस कर्व में वो ज्यादा ट्रेवल कर रहा है। तो जब वो ज्यादा ट्रेवल कर रहा है तो उसकी स्पीड इंक्रीज करेगी और उसका जो टाइम है वो डायलेट होके कम हो जाएगा, वो टाइम की कैलकुलेशन उसकी स्लो हो जाएगी। तो वहां पे वो पहुंच के, अगर आप उस मूवी में देखें तो वो बताते हैं कि इस जगह पे 1 घंटा गुजारने का मतलब है जमीन पे 7 साल गुजरना। तो वो चंद घंटे वहां पे रह के आते हैं अपना काम करके, तो जमीन पे उस पर्सन की जो बेटी है वो बूढ़ी हो चुकी होती है और उसकी एज बूढ़ी होती है, ही रिमेन्स यंग। तो वो बड़ी दिलचस्प सी मूवी है इंटरस्टेलर, अगर आपने देखी हो तो उसको जरूर देखें। इंक्रीज इन मैथ्स के बाद आपने जो रिजल्ट लिखना है वो रिजल्ट है मास एनर्जी इक्विवेलेंस का आखिरी रिजल्ट है। यहाँ पे ये हम टॉपिक खत्म कर देंगे। ये रिजल्ट है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, इसको हम कहते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस। क्लासिकल फिजिक्स में आप देखें तो वहां पे मैथ्स को कांस्टेंट लिया है, जबकि आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। सो दिस इज कॉल्ड एनर्जी मास इक्विवेलेंस या मास एनर्जी इक्विवेलेंस। तो यहाँ पे हमारा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का टॉपिक जो है वो खत्म हो जाता है और इसमें तमाम चीजें हमने जो है वो इंक्लूड कर ली। एक फैक्टर और उन्होंने आखिर पे दिया तो उसको हमने यहाँ पे इंक्रीज इन मैथ्स वगैरह में ही सारी चीजों को डिस्कस कर लिया। तो आपने क्या करना है कि इसको बिल्कुल तरतीब से ऊपर से लिखना है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पहले पास्टुलेट्स, जो 2 पास्टुलेट आपको पढ़ाए थे, और उसके बाद ये रिजल्ट्स 1 2 3 4 5 करके आपने ये सारे रिजल्ट्स लिखने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से और अक्सर पेपर में ये आ भी जाता है। Thank you very much.